बिफोर गोइंग फॉर डेरिवेटिव्स एक छोटा इंडियस कंप्लीट करेंगे. सो बिफोर गोइंग फॉर डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक छोटा इंडियस है. फेयर वैल्यू मेजरमेंट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है. ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़े टॉपिक पे चले जाएंगे. पहले तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब पूछने लगे हैं. अभी ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछने लगे. सो वी हैव टू डू. इनफैक्ट पेंडिंग तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए. हेडिंग दे दो, इंडिया 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट. कॉन्सेप्ट वन, ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ इंडिया 113. Objective and need of India's 113. Objective and need of India's 113. सिर्फ फेयर वैल्यू हेडिंग लिख दो, ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ इंडिया 113. यस, लिसन नाउ. फेयर वैल्यू 113 ये क्या डिफाइन करना चाहता है ना, पहले तो अपने को इस पे डिस्कशन करना चाहिए. अगर तुम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड करते हो ना, इंडिया 105 जब अप्लाई करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करनी पड़ती है बैलेंस शीट डेट. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है बैलेंस शीट डेट पे, और वो भी फेयर वैल्यू पे अपने को उसको वैल्यू करना पड़ता है. मेरे को सोच के बताओ, फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इंडियस बनाए उसके लिए, इंडियस बनाए उसके लिए. इन दिस स्टैंडर्ड वी आर एबल टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू. अरे फेयर वैल्यू की रिक्वायरमेंट बहुत सारे इंडियस में पड़ती है अपने को. बहुत सारे इंडियस में हमको फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ती है. सो इंडिया 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल जो है, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स फेयर वैल्यू. इंडिया 41 एग्रीकल्चरल का तो पूरा स्टैंडर्ड ही फेयर वैल्यू पे है. इंडिया 105 में भी अपने को फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ती है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. सो हर जगह अपने को फेयर वैल्यू चाहिए. सो फेयर वैल्यू को समझाने के लिए इंडिया 113 बनाया है. इवन इसका टाइटल ही है फेयर वैल्यू मेजरमेंट. आई टोल्ड यू डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पहले छोटा सा स्टैंडर्ड कर लेते हैं हम लोग. सो फेयर वैल्यू को समझने के लिए स्टैंडर्ड बनाए. देखो नाम ही देखो ना, इंडिया 113. नाम क्या है इसका, टाइटल क्या है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट.
ये स्टैंडर्ड हमको बताएगा कि जहां जहां पे जिस जिस कोई भी इंडियस में जहां जहां पे जिस जिस इंडियस में हमको फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो वो फेयर वैल्यू कैसे आएगी वो ये स्टैंडर्ड बताएगा, ये स्टैंडर्ड हमको बताएगा। सो लिखोगे एज पर द प्रोविजंस as per the provisions of India's 113, as per the provisions of India's 113, comma, fair value of assets and liabilities fair value of assets and liabilities may be required. Fair value of assets and liabilities may be required while applying other Indias. So, as per the provisions of India's 113, fair value of assets and liabilities may be required while applying other Indias. While applying other Indias for while applying other Indias for valuation purposes on balance sheet date. For valuation purposes on balance sheet date. Example, fair value is required. Example, fair value is required for valuation of investments. Fair value is required for valuation of investments under India's 109. Example, fair value is required for valuation of investment under India's 109. Fair value is required for PP. Fair value is required for PP under revaluation model. Fair value is required for PP under revaluation model for India 16. For India 16. Fair value is required for India's 105.
fair value is required for India's 105 non-current assets. Non-current assets held for sale. Fair value is required for India's 41 agriculture activities. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और बहुत सारे स्टैंडर्ड में चाहिए एटसेट्रा. So whenever we require to measure fair value, whenever we require to measure the fair value under whenever we require to measure fair value under various Indias, we follow we follow rules for fair value measurement. We follow rules for fair value measurement under India's 113. Under India's 113. Rules for fair value measurement under India's 113. सो बहुत सारे जगह पे हमको फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ती है. हमको फेयर वैल्यू की जरूरत हमको बहुत सारे अलग अलग इंडियाज में पड़ती है. सो जब कहीं भी कोई भी इंडियाज में जब फेयर वैल्यू हमको अगर फेयर वैल्यू निकालनी है तो वो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके रूल्स हमको मिलेंगे इंडिया 113 में. विल गेट रूल्स अंडर इंडिया 113. सो ये लो, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 113 नीड एन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, मे बी रिक्वायर्ड व्हाइल अप्लाइंग अदर इंडियाज फॉर वैल्यूएशन पर्पस ऑन बैलेंस शीट डेट. And whenever we require to measure fair value under various Indias, we will follow rules for fair value as per India's 113. कुछ examples दे दिए मैंने. Fair value is required for valuation of investments in financial instrument 109. Fair value is required for property, plant and equipment under revaluation model for India 16. Fair value is also required for India's 105. It is also required for agricultural activities and many other standards. So जब जब हमको फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब तब हम इंडिया 113 के तरफ देखेंगे. वो फेयर वैल्यू के रूल्स है जो हमको
इंडियस 113 में मिलेंगे। राइट कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडियस 113। आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडियस 113। देखो, तीन स्टैंडर्ड ऐसे जो अपना फेयर वैल्यू खुद कैलकुलेट करते हैं, वो इंडियस 113 से उस 13 के रूल्स पे नहीं चलते। एक है इंडियस 116 लीज अकाउंटिंग। इंडियस 116 लीज अकाउंटिंग is out of scope of, it's not, in short, India's 113 is not applicable for valuation of lease. Then India's 36 impairment of assets। देखो, impairment of assets में fair value निकालने के लिए हमको इंडियस 36 ही बताता है रूल्स। और तीसरा है शेयर बेस्ड पेमेंट। ये तीन स्टैंडर्ड पे इंडियस 113 एप्लीकेबल नहीं है। ये तीनों स्टैंडर्ड में जब भी फेयर वैल्यूएशन का काम आता है तो स्टैंडर्ड में हमको रूल्स दे रखे हैं। सो ये तीन स्टैंडर्ड पे इंडियस 113 अप्लाई नहीं होता है। सो लिखो फेयर वैल्यू इंडियस 116, इंडियस 36 impairment of assets and share based payment। फेयर वैल्यू इज आउट ऑफ स्कोप। Fair value is out of scope if it is to be used for if it is to be used for if it is to be used for the following Indias: if it is to be used for the following Indias, number one, lease, India's 116. Number two, impairment, India's 36. And number three, share based payment. Share based payment, India's 102. India's 102. So, why this standard is there and which standards doesn't follow rules of India's 113? दो कॉन्सेप्ट हमने हमारे डिस्कस हो गए। राइट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, important factors to be considered.
Important factors to be considered while doing fair value measurement. Important factors to be considered while doing fair value measurement. फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन. फैक्टर नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन, एंटिटी वर्सेस एसेट. एंटिटी वर्सेस एसेट्स. हेडिंग दे दो. 3 फैक्टर है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3. एंटिटी वर्सेस एसेट. देखो सबसे पहले ना लिख दिया कि हेडिंग दे दी सब लोग ने. फैक्टर 1, रेस्ट्रिक्शन, एंटिटी वर्सेस एसेट्स. अपनी हेडिंग दे दी कि देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमको कंसीडर करना है. सबसे पहले जब भी हम किसी एसेट और लायबिलिटी को मेजर करेंगे ना, तो अपने को कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. कोई भी एसेट या लायबिलिटी को मेजरमेंट तो एसेट का भी हो सकता है, लायबिलिटी का भी हो सकता है. तो अपने को कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. जो सबसे पहला फैक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं वो रेस्ट्रिक्शन का है. एक कंपनी है, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ. एक कंपनी है एक्स लिमिटेड. यस, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड. और ये कंपनी के पास है ना एक लैंड पड़ी हुई है. ये कंपनी के पास एक लैंड है. इसके पास जमीन पड़ी है, एक प्लॉट पड़ा है. और ये लैंड है ना, ये लैंड एग्रीकल्चरल के लिए भी यूज हो सकता है और कमर्शियल यूज भी हो सकता है और रेसिडेंशियल यूज भी हो सकता है. इससे हम लोग 3 यूज कर सकते हैं. दिस लैंड कैन बी यूज्ड. दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर agriculture. This land can be used for residential purpose, and this land can be used for commercial purpose, industries. कमर्शियल पर्पस इंडस्ट्रीज. सो मैंने बोला एक्स लिमिटेड के पास लैंड, और ये लैंड यू कैन यूज फॉर एग्रीकल्चर, यू कैन यूज फॉर कमर्शियल, यू कैन यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. मतलब लैंड के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लैंड कैन बी यूज आइदर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड. लैंड हम लोग कैसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं. सो मेरा पहला पॉइंट,
I said nobody will write anything. No restriction. No restriction on use of land. एसेट के यूज करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. एसेट कैन बी यूज्ड एनी ऑफ दिस थ्री पर्पस. कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है तीन में से. लेकिन ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना सकता है. एक्स लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है दैट ये खाली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा. इट कैन. अरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ही बना सकता है. इसी के लिए कंपनी बनी है. सो मेरे पॉइंट को डेप्थ में समझना है. जो मैं समझा रहा हूं डेप्थ में समझो. आई हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लैंड. सो जब मैं लैंड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना, तो मेरे सामने ये दो चीज आ जाएगी. एक तो एंटिटी और दूसरा एसेट. एक तो एंटिटी और दूसरा एसेट. एक तो एक्स लिमिटेड है, दूसरी उसके पास जमीन है. पहले मैं ये देखूंगा कि एंटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा है क्या. अरे यहाँ पे एंटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है. एंटिटी पे रेस्ट्रिक्शन अगर है, यहाँ पे एंटिटी पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो कमर्शियल पर्पस और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को यूज नहीं कर सकता है. एक्स लिमिटेड पे ये रेस्ट्रिक्शन है. एक्स लिमिटेड का आर्टिकल्स उसको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि ये कंपनी बनी उसके लिए. सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंटिटी. तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस पे? एंटिटी पे है. एंटिटी पे रेस्ट्रिक्शन है. अगर मैं एसेट की बात करूं तो एसेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लैंड कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ दिस थ्री पर्पस. लैंड हम लोग तो ये तीनों में से कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, जब भी हम लोग फेयर वैल्यू करेंगे ना, फेयर वैल्यूएशन करेंगे ना लैंड का, तो एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन के वजह से, लैंड का रेसिडेंशियल यूज देखना चालू करेंगे. जिस एंटिटी के लिए हम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एंटिटी यहाँ पे एक्स लिमिटेड पे क्या है, वो सिर्फ कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बना सकता है. तो अगर मैं लैंड की फेयर वैल्यू निकालूं तो मैं एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, तो मैं खाली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर ये जमीन यूज हो तो जमीन की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करूंगा. जिस एंटिटी की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वो सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही बना सकता है. तो मैं फेयर वैल्यू कैसे निकालूं? सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अगर ये जमीन यूज हो तो ये जमीन की क्या फेयर वैल्यू है, खाली वो ढूंढूं? या फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैं ये देखूं कि अगर जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा तो क्या फेयर वैल्यू होगी, रेसिडेंशियल के लिए यूज होगा तो क्या फेयर वैल्यू होगी, कमर्शियल के लिए यूज होगा तो क्या फेयर वैल्यू होगी. क्योंकि मेरे को अब कंफ्यूजन हो गया. यहाँ पे दो चीज आ गई है. जमीन को तो तीनों में से कोई भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे तो जमीन की फेयर वैल्यू अलग है. रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर जमीन यूज होगी तो उसकी फेयर वैल्यू अलग है. कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगी तो उसकी फेयर वैल्यू अलग है. लेकिन ये जमीन है किसके पास? एक्स लिमिटेड के पास. और एक्स लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ही बना सकता है. तो अब मैं लैंड की क्या फेयर वैल्यू लूं? तुमको समझा क्या चक्कर, क्या चैलेंज क्या हमारे सामने क्या चैलेंज आ गया कि जमीन तो तीन पर्पस के लिए यूज हो सकता है. तीन पर्पस के लिए कोई भी पर्पस के लिए यूज करेंगे तो उसकी फेयर वैल्यू अलग आने वाली है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए उसकी फेयर वैल्यू अलग है, रेसिडेंशियल के लिए अलग है, और कमर्शियल के लिए अलग है.
लेकिन एक्स लिमिटेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ही बना सकता है। तो मैं अब इसकी फेयर वैल्यू खाली रेसिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। यहां पे इंडिया 113 हमको गाइड करता है और इंडिया 113 सेज फेयर वैल्यू मेजरमेंट में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, तीनों में से जो भी मैक्सिमम है वो लैंड की फेयर वैल्यू। एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं देखनी है, एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं देखनी है। इंडिया 113 ने क्लियर कट गाइडेंस दिया। इट सेज दैट फेयर वैल्यू मेजरमेंट में हमेशा मैक्सिमम फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फेयर वैल्यू। और मैक्सिमम फेयर वैल्यू तक पहुंचने के लिए अपने को एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को एंटिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं देखने का है। रेस्ट्रिक्शन एंटिटी की, अरे अपने को एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेस्ट्रिक्शन अगर लैंड पे लगा है तो बात अलग है, रेस्ट्रिक्शन अगर लैंड पे तो बात अलग है। हमको एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं देखनी है, एसेट पे रेस्ट्रिक्शन देखना है। तो एसेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे एग्जांपल में। तो ये तीनों एक्टिविटी में से तीनों की फेयर वैल्यू निकाल लो, जो भी तीनों में से हाईएस्ट फेयर वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू ऑफ लैंड मानी जाएगी। सो आई विल कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एंड फॉर कमर्शियल पर्पज। और तीनों में जो फेयर वैल्यू है, हाईएस्ट फेयर वैल्यू होगी, इसमें जो हाईएस्ट आएगी ना वो हमारे लैंड की फेयर वैल्यू होगी। सो एंटिटी पे रेस्ट्रिक्शन है उसका कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। एंटिटी की फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहे हम लोग, लैंड की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, एसेट की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जब भी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग एसेट ही कंसिडर करेंगे। मैं एग्जांपल चेंज करके बताता हूं, ये पहला एग्जांपल था अपना, थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं। सो बोलो, रेस्ट्रिक्शन एंटिटी की देखनी है क्या? विल यू चेक restriction of entity for fair value measurement? Tell me yes or no. Will you check? Will you check restriction of entity? Answer is no. Answer is no. And लैंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंड तीनों में से कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो तीनों की फेयर वैल्यू निकालो, जो हाईएस्ट फेयर वैल्यू है वही लैंड की फेयर वैल्यू। चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। ये जो जमीन है ना, ये जो लैंड है ना, ये मेरी लैंड है यूपी में। दिस लैंड इज इन यूपी। और यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोल दिया है इस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। आप इस पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते हो। ये लैंड पे ना तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी और ना इस पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ये लैंड सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगी। दिस लैंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज होगी। अब रेस्ट्रिक्शन एंटिटी पे नहीं है, बट रेस्ट्रिक्शन लैंड पे है। स्टेट गवर्नमेंट ने यह रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। इन दिस केस डोंट कैलकुलेट रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चरल फेयर वैल्यू, जस्ट कैलकुलेट कमर्शियल फेयर वैल्यू, और वही मैक्सिमम फेयर वैल्यू मान के हम लैंड के लिए फेयर वैल्यू मानेंगे। सो रेस्ट्रिक्शन कभी भी एंटिटी की चेक नहीं करनी है, रेस्ट्रिक्शन हमेशा चेक करनी है एसेट की। अगर एसेट पे रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन के बाद में जो भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू ही हाईएस्ट फेयर वैल्यू मानी जाएगी। अगर एसेट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो पर्पस के लिए यूज हो सकती है सबकी फेयर वैल्यू निकालो, और उनमें जो भी
हाईएस्ट फेयर वैल्यू आएगी वो जमीन की वैल्यू मानी जाएगी, वो जमीन की वैल्यू मानी जाएगी। सो मेरा पहला पॉइंट एकदम क्लियर, माय फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर दैट फेयर वैल्यू मेजरमेंट में एसेट कौन से पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और अगर उस पे उसके यूज पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो जितने पर्पस के लिए यूज हो सकता है वो यूज, जो जो पर्पस के लिए यूज हो सकता है उनकी फेयर वैल्यू निकालो और हाईएस्ट फेयर वैल्यू विल बी कंसीडर। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन है तो देन इन दैट केस जो पर्पस के लिए यूज हो सकता है वही पर्पस की फेयर वैल्यू निकालो और उसी को हम लोग फेयर वैल्यू मानेंगे, उसी को हाईएस्ट फेयर वैल्यू मानेंगे। सो हमको एंटिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं देखनी है, हमको रेस्ट्रिक्शन देखनी है एसेट, एसेट की रेस्ट्रिक्शन देखनी है। बोलो बच्चों, सबको समझ में आया क्या? टेल मी एवरीबॉडी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? देखो एफआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करते करते ऐसा हो जाता है कब खत्म होगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अब तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाकी है, इंडिया 116 बाकी है, लीज अकाउंटिंग काफी बड़ा स्टैंडर्ड है, बिजनेस कॉम्बिनेशन बाकी है, फिर देन शेयर बेस्ड पेमेंट इंडिया 102 बाकी है। सो एक बहुत बड़ा बड़ा अकाउंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये एफआर, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स, ये दो सब्जेक्ट्स काफी बड़े है और डिटेल में करना चाहिए, अपने पास डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए। जब डिटेल्ड नोट्स होते हैं ना तो फिर तुम डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। सब कुछ दे दिया, बस वो शार्पनेस कैसे आएगी? आरटीपी एमटीपी करने से। एक बार टॉपिक्स आ गया ना तो फिर उसके बाद आरटीपी शुरू करना चाहिए, क्योंकि आरटीपी टॉपिक वाइज होता है। 4 टॉपिक प्रिपेयर करो, उसके आरटीपीस कर लो। नवंबर 20 ऑनवर्ड्स यू कैन डाउनलोड द आरटीपीस। नहीं चाहिए, नहीं है तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, मेरे पास पड़े हैं। आई विल अपलोड इन योर कोर्स। सो जितने जितने टॉपिक्स हो गए ना आरटीपीस करने चाहिए। एक बार आरटीपीस हो जाता है तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस रीड करके सॉल्यूशन कैसे देना है वो मालूम पड़ने लग जाता है। आरटीपीस के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स। पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स करने चाहिए तो तुमको ये समझ में आता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज, केस सिनेरियोस, वो तो तुमको अगर टॉपिक आता है तो वो तुम कर दोगे। टॉपिक आता है तो एमसीक्यूज, केस सिनेरियोस आराम से कर दोगे। सो आरटीपीस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स, ये दो मेन है। ये अगर तुम करते हो तो तुम्हारे में शार्पनेस आ जाती है। कोई फास्ट ट्रैक, कोई क्रैश कोर्स, कोई मैराथन, ये सब बड़े बड़े नाम है, इन सब के चक्कर में मत पड़ जाना। तुम्हारे पास डिटेल्ड नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स है, इससे तुमको टॉपिक समझ जाता है, इंडिया समझ जाता है, और फिर उसके बाद में आरटीपी और मेहनत करो, आरटीपीस करो और पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स करो। ये करने से यू विल बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल स्कोर रीजनेबली गुड मार्क्स, रीजनेबली गुड मार्क्स। और वैसे सीए फाइनल वालों के मेरे को मार्क्स तो मालूम नहीं पड़ते, क्योंकि अभी ट्रेंड अलग आया है। बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट्स आने के बाद में दे डोंट इवन सेंड द रिजल्ट्स। अभी ट्रेंड अलग आया है, लोगों से मालूम पड़ता है पास हो गया, फिर या फिर वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं, वहां से पता चलता है ये बच्चा अपने पास से पढ़ा था और ये पास हो गया, इसके ये मार्क्स है। सो अभी ट्रेंड चेंज हो गया, दे डोंट इवन बॉदर टू सेंड अ रिजल्ट कॉपी और गिव अ कॉल। तो हमको मार्क्स तो पता नहीं चलते, लेकिन ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना और गाइड करना। सो दैट वी आर डूइंग, वी आर टीचिंग, वी आर गाइडिंग यू हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। बाकी तो क्या, अभी ट्रेंड अलग आ गया, हवा अलग चल गई, तो सब वही वही जनरेशन के, तो सब एक ही टाइप के हैं। तो अभी हमने सोचना ही बंद कर दिया वो सब चीजें। तो अभी इस बार भी रिजल्ट आया, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे पास्ड, हार्डली जस्ट 1 or 2 हैव सेंड मी द रिजल्ट कॉपी, और रिजल्ट का कॉपी भी भेज देते हैं, दे डोंट इवन बॉदर टू कॉल एंड स्पीक।
भेज देते पास्ट। नाउ यू कैन कॉल मी सीए। बस हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। फैक्टर वन रेस्ट्रिक्शन, एंटिटी वर्सेस एसेट। लिखो as per the provisions, as per the provisions, restriction on entity as per the provisions, restriction on entity is not considered. Restriction on entity is not considered, but restriction on entity is not considered, but restriction on use of asset. But restriction on use of asset is considered. Restriction on use of asset is considered under India's 113. Under India's 113. We can calculate maximum fair value. We can calculate maximum fair value that can be obtained. We can calculate maximum fair value that can be obtained from asset. As per the provisions, restriction on entity is not considered, but restriction on use of asset is considered. Under India's 113, we can calculate maximum fair value that can be obtained from asset. That can be obtained from asset. मैंने तुम लोगों को दो एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल भी मैं साथ में लिखाऊंगा ताकि तुम याद रख सको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, as per articles of association, as per articles of association, as per articles of association can construct only can construct only residential complexes. So X Limited can construct only residential complexes. But this company owns land. This company owns land.
Land can be used for agricultural purpose, commercial purpose, agricultural purpose, commercial purpose, and residential purpose. Residential purpose. In the present case, there is restriction on entity. There is restriction on entity. There is no restriction on use of land. There is a restriction on entity. There is no restriction on use of land. So fair value of land. So fair value of land should be highest value fair value of land should be highest value out of the above three usage. Out of the above three usage. So consider fair value of land without restriction. Consider fair value of land. Consider fair value of land without restriction. Fair value of land without restriction. Ignore restriction of entity. Ignore restriction of entity. पहला एग्जांपल जो मैंने करवाया था और एक एग्जांपल एक लाइन छोड़ के मैंने फिर यूपी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था जहां पे यूसेज पे रिस्ट्रिक्शन है. नाउ देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
एक्स लिमिटेड कंपनी के पास है जमीन। अब एक्स लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो तीनों तीनों काम कर सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउज, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीनों बिजनेस अलाउड है, ये तीनों बिजनेस कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज एक्स लिमिटेड to use land for agricultural, commercial or residential purpose. So एक्स लिमिटेड कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है वो एग्रीकल्चर का भी काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का काम कर सकते हैं, प्लस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर उनके पास जमीन है तो ये जमीन को कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ओन्स लैंड, मैंने एग्जांपल दिया था यूपी का, ओन्स लैंड इन उत्तर प्रदेश, नाउ रेस्ट्रिक्शन है यूपी गवर्नमेंट का, रेस्ट्रिक्शन बाय यूपी गवर्नमेंट हाँ, रेस्ट्रिक्शन बाय यूपी गवर्नमेंट चाहता है कि बिजनेस बिजनेस बढ़े यूपी में ताकि लोगों को वहां पे काम मिले। तो दिस लैंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस। This land can be used only for commercial purpose. This land can be used only for commercial purpose. So पिछले केस में और ये केस में फर्क है। In this case, there is no restriction on entity. In this case, there is no restriction on entity. There is no restriction on entity, but restriction on usage of land. But restriction on usage of land. So fair value of land should be fair value of land should be as per the restriction. As per the restriction का मतलब है fair value for commercial purpose only. That is fair value
fair value for commercial purpose. Fair value for commercial purpose should be considered fair value for commercial purpose should be considered as highest fair value. Should be considered as highest fair value. ये लो 2 एग्जाम्पल के साथ एकदम क्लियर कर दिया मैंने. फैक्टर नंबर 1 आई मेड इट वेरी क्लियर. देखो स्टैंडर्ड में क्या किया अपन ने, एज पर इंडिया 113 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बी रिक्वायर्ड व्हाइल अप्लाइंग अदर इंडियाज, और जब भी whenever we require to measure fair value under various Indias, we will follow rules for those fair value as per India's 113. 3 इंडियाज 113 के रूल्स नहीं फॉलो करता, दैट इज लीज, इंडियाज 116 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट. ये 3 इंडियाज ऐसे जो इंडियाज 113 के रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके अपने खुद के रूल्स है. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में पहला फैक्टर हो गया रेस्ट्रिक्शन, एंटिटी वर्सेस एसेट्स. अगर एंटिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है. एसेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है तो देखना है. अगर एसेट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फेयर वैल्यू विल बी द हाईएस्ट विदाउट रेस्ट्रिक्शन. जैसे एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, ये तीनों में से जो भी हाइयर वैल्यू बताएगी वही फेयर वैल्यू ऑफ लैंड मानी जाएगी. और अगर रेस्ट्रिक्शन है कि खाली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी फेयर वैल्यू है कमर्शियल पर्पस को यूज करने से यूज करेंगे तो उसकी क्या फेयर वैल्यू होगी, वही हाईएस्ट फेयर वैल्यू मानी जाएगी विद रेस्ट्रिक्शन. फैक्टर नंबर 2, राइट, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 2 है स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स. स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स. यस, फैक्टर नंबर 2 स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स. स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स. अब ये क्या है स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स, क्या, व्हाट इज दिस? ये स्टैंड अलोन और ग्रुपिंग्स ऐसा है कि मैं जो एसेट की फेयर वैल्यू निकालूंगा ना, एंटिटी के पास है ना, एंटिटी के पास है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी. सो डाउट ये है कि हमारे पास पीपी में बहुत सारे एसेट्स हैं. एंटिटी टू एंटिटी वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मैटर करता है. तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट में 1 by 1 चलना है या ग्रुप बना के ग्रुप की फेयर वैल्यू निकालनी है. जैसे प्लांट की वैल्यू अलग निकालनी है फेयर वैल्यू, फर्नीचर की फेयर वैल्यू अलग निकालनी है, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू अलग निकालनी है, या पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू निकालनी है. सो तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ पीपी है. तो सेकेंड डाउट ये है कि इंडिविजुअल फेयर वैल्यू निकालेंगे या पूरे ग्रुप का फेयर वैल्यू निकालना है. फेयर वैल्यू कैसे निकालना है? यहां पे इंडिया 113 से इट डिपेंड्स ऑन योर नीड. अरे फेयर वैल्यू इंडिविजुअल का निकालोगे या ग्रुप का निकालोगे, तुम्हारी नीड पे डिपेंडेंट है.
अगर इंडिया 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 16 की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, तो एसेट बाय एसेट रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एसेट बाय एसेट रिवैल्यूएशन करेंगे इंडिविजुअल एसेट। लेकिन लेकिन अगर मैं सीजीयू की बात करूं, सीजीयू की बात करूं, कभी कभी कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो एक हम लोग ग्रुप ऑफ एसेट्स बना लेते हैं और ग्रुप का वैल्यूएशन करते हैं। अगर स्टैंड अलोन सेपरेट प्राइस अवेलेबल है, अगर सेपरेट प्राइस अवेलेबल है तो सेपरेटली निकालो। सेपरेट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो ग्रुप बना के वैल्यूएशन होगा। ग्रुप बना के वैल्यूएशन होगा, तो इसमें तो कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल बात यही है कि अगर स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल है तो स्टैंड अलोन प्राइस की एक एक एसेट की फेयर वैल्यू निकालो। लेकिन अगर एक एक एसेट की फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ग्रुप की फेयर वैल्यू निकाल लो। सो इंडिया 113 के हिसाब से फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैन बी मेड फॉर स्टैंड अलोन एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। आप ग्रुप ऑफ एसेट्स की भी फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, सेपरेट एसेट की भी निकाल सकते हो। अगर सेपरेट वैल्यू अवेलेबल है तो वो प्रीफर करना चाहिए। तो हमको हर एसेट की फेयर वैल्यू मालूम पड़ती है। और सेपरेट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है देन पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करो। सो ये तो कोई डाउट ही नहीं हुआ, ये तो सिंपल है। अगर इंडिविजुअल एसेट की फेयर वैल्यू है तो इंडिविजुअल एसेट की निकालो, नहीं है तो ग्रुप के लिए चले जाओ, तो फिर ग्रुप की फेयर वैल्यू निकालो। लिखो, राइट डाउन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 113। अभी नेक्स्ट लेक्चर के पहले पहले ईपीएस के जो भी रिमेनिंग रिमेनिंग लेक्चर्स है प्लीज कंप्लीट करो। आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस एज वेल एज सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस जो भी है पेंडिंग है कंप्लीट करो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 113, fair value measurement can be made fair value measurement fair value measurement can be made for standalone assets, that is separate assets, for standalone assets or group of assets, as per the need of entity. As per the need of entity. If fair value is available for standalone assets, if fair value is available for standalone assets, if fair value is available for standalone assets, then it should be preferred. Then it should be preferred.
It should be preferred. Otherwise, fair value of whole group can be identified. ये लो, फैक्टर नंबर 2 इज ओवर. फैक्टर नंबर 2 इज डन. उसके बाद आता है फैक्टर नंबर 3. मार्केट फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट. मार्केट फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट. मार्केट फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट. चलो, सो अपने पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से क्या है, अगर पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू निकालेंगे ना, अगर इंडिविजुअल एसेट की फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू निकालेंगे, तो फिर कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. याद है तुमको इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड? पहले अपने को कोशिश ये करनी है कि इंडिविजुअल एसेट की फेयर वैल्यू निकाले, और अगर इंडिविजुअल की नहीं मिले तो ग्रुप की फेयर वैल्यू निकाल लो, और फिर कैरिंग अमाउंट के रेशियो में वो ग्रुप में जितने भी एसेट है उनको एलोकेट कर दो, तो इंडिविजुअल फेयर वैल्यू मालूम पड़ जाएगी. सो इंडिविजुअल फेयर वैल्यू मिलती है तो ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन इंडिविजुअल फेयर वैल्यू नहीं मिल रही है तो ग्रुप ऑफ एसेट ले लो, उनकी फेयर वैल्यू निकाल लो, और फिर इंडिविजुअल फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए वो टोटल फेयर वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बाइफरकेट कर दो, तो हर एक एसेट की इंडिविजुअल फेयर वैल्यू मिल जाएगी. नाउ कम्स फैक्टर नंबर 3, दैट इज मार्केट्स फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट. देखो, सबसे पहले चेक करेंगे कि एसेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है. ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. फिर चेक करेंगे कि एसेट वाइज वैल्यू निकालेंगे या ग्रुप ऑफ एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे. सेकंड ये चेक करेंगे. नाउ थर्ड, वी हैव टू डिसाइड कि ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए, ये फेयर वैल्यू, ये अमाउंट ऑफ एसेट फाइंड करने के लिए हमको कौन से मार्केट में जाना है, कौन से मार्केट को रिफर करना है. इसका सीधा सीधा, अरे सीधी सीधी बात करूं ना, हमारे पास दो तरीके के मार्केट होते हैं. कौन सा मार्केट का मतलब है, हमारे पास दो तरीके के मार्केट होता है, सीधा सीधा समझो. एक होता है प्रिंसिपल मार्केट. अपने पास दो टाइप के मार्केट होते हैं. अब इनकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे मार्केट में, और हमारे पास दो टाइप के मार्केट होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल मार्केट, एक होता है प्रिंसिपल मार्केट, और दूसरा होता है मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. प्रिंसिपल मार्केट एंड मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पे वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस होते हैं, वेयर द ट्रांजैक्शन इज मोर. एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी के जो शेयर्स है ना, ये कंपनी के शेयर्स बीएससी में लिस्टेड है.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये कंपनी के शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो होंगे ना वो इधर होंगे। 90% ये शेयर्स की ट्रेडिंग होती है बीएसई में, सिर्फ 10% होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। सिंस ट्रांजैक्शंस आर मोर इन बीएसई, I'll go and check the prevailing market price in BSE for fair value. ये प्रिंसिपल मार्केट है। अगर मेरे को ये शेयर्स की फेयर वैल्यू चेक करनी है तो मैं यहां नहीं जाऊंगा। I'll go to BSE बिकॉज वहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वो प्रिंसिपल मार्केट है। अब तुम मुंबई में आओगे ना, मुंबई में तो जो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स है वो लेमिंगटन रोड पे मिलते हैं। लेमिंगटन रोड इज द मार्केट फॉर ऑल कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एक्सेसरीज। तो अगर मेरे को फेयर वैल्यू निकालना है ना तो मैं प्रिंसिपल मार्केट में जाऊंगा। अगर मेरे को कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हाँ बाकी पार्ट्स ऑफ मुंबई में भी होते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बिजनेस होते, काम होता है, लेकिन वो 10% है। 90% तो बिजनेस इधर ही है। तो ये प्रिंसिपल मार्केट है। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए इधर जाएंगे, फेयर वैल्यू निकालने के लिए इधर जाएंगे। अभी टाटा का एक प्रोडक्ट है तनिष्क, टाटा का एक प्रोडक्ट है तनिष्क। 89% सेल इंडिया में है, खाली 11% सेल ओवरसीज। ओवरसीज बिजनेस ओनली 11%। तो इसकी फेयर वैल्यू अगर निकालनी है, तुम्हारे पास अगर कोई एसेट है तनिष्क का, कोई ज्वेलरी आइटम है, अगर उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है तो ये प्रिंसिपल मार्केट हुआ, ये प्रिंसिपल मार्केट हुआ। तो जिस एसेट की फेयर वैल्यू मेजर करनी है ना, उसका प्रिंसिपल मार्केट कहाँ है वो फाइंड करो। प्रिंसिपल मार्केट में जाके उसकी फेयर वैल्यू निकाल लो, उसकी वैल्यू मिल जाएगी तुमको। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट ढूंढने में प्रॉब्लम है तो फिर जाएंगे मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। अरे जिस एसेट की फेयर वैल्यू मेजर करनी है वो टाइप के एसेट्स दूसरे कौन से मार्केट में बिकते हैं, दूसरे कौन से मार्केट में बिकते हैं? कोई प्रिंसिपल मार्केट तो नहीं है, लेकिन देर आर डीलर्स, देर आर डीलर्स। उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड मार्केट। फेयर वैल्यू मेजर करनी है ना तो वो सिमिलर एसेट कौन से मार्केट में बिकते हैं वहां पे जाओगे। अगर सेकेंड हैंड कार बेचनी है ना तो इसके लिए कोई प्रिंसिपल मार्केट है ही नहीं। कार का कोई ऐसा नहीं है, मुंबई का कोई एरिया ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स ही बिकती है। जैसे मैंने तुम लोगों को कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स का बताया, एक पर्टिकुलर एरिया वहां पे कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स ही बिकते हैं। तो उस तरीके से कोई कार का सेकेंड हैंड कोई प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। सेकेंड हैंड कार बेचनी है तो देर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, बट देर आर डीलर्स। देर आर डीलर्स लाइक Cars24, carbazaar.com, carwale.com, स्पिनी कार्स, और बहुत सारे लोकल सेकेंड हैंड डीलर्स भी होते हैं। तो उनसे जाके 2-5 से 2-4 लोगों से वैल्यूएशन कराएंगे तो ऑन एन एवरेज हमको फेयर वैल्यू मिल जाएगी। सो प्रिंसिपल मार्केट नहीं मिले तो सेकेंड हैंड मार्केट चले जाओ, सेकेंडरी मार्केट ढूंढना ढूंढना पड़ेगा अपने को। एंड दैट इज नोन एज मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। बच्चों समझा क्या? Everybody tell me, have you all followed this? चलो लिख लेंगे। मैं तो ये 3 फैक्टर करा के रोक देता हूँ, फोर्थ फैक्टर और बाकी का
जो चैप्टर अगले क्लास में कर लेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट ही हो जाएगा। हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करूंगा मैं। लिखो एज पर द प्रोविजंस as per the provisions there can be two types of markets. As per the provisions there can be two types of markets for fair value measurements. For fair value measurements as follows. Number one, principal market. Number one, principal market, and number two, most advantageous market. Principal market and most advantageous market. एक लाइन छोड़ के लिखो प्रिंसिपल मार्केट, principal market, it is a market where transactions it is the market where transactions of similar assets it is a market where transactions of similar assets is undertaken in high value. Is undertaken in high volume. Number two, most advantageous market. Number two, most advantageous market. In absence of principal market, in absence of principal market, we may refer other market.
In absence of principal market, we may refer other market. We may refer other market where similar assets are traded. Where similar assets are traded. Where similar assets are traded. Or factor 4 is the last factor. Factor number 4. Expenses to be considered while doing fair value measurement. Expenses to be considered while doing fair value measurement. Close the first line, further 2 lines. Further 2 lines and close it. Transportation cost and transaction cost. Transportation cost and transaction cost. Principal market, most advantageous market. Principal market and most advantageous market. Principal market and most advantageous market. बस ये इतना लिख के रोक देना, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग चले जाएंगे फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स पे। फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स पे चले जाएंगे। एक बार टेक्निक्स कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आंसर चालू होगा। फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स लास्ट पार्ट है। वंस वी कंप्लीट फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स, उसके बाद में क्वेश्चन चालू कर देंगे और हम लोग सीधा मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल डायरेक्टली टेक मॉड्यूल क्वेश्चंस। सो मोस्टली इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग ये कंप्लीट ही कर देंगे स्टैंड। विल स्टॉप इट हियर, यू ऑल कैन लीव फॉर द डे।